हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे, साथ में मॉक टेस्ट पेपर हमने बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया था, मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था। ध्येय आईएएस का टेस्ट पेपर एक अभी चल रहा है जो टेस्ट 1 है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलरली सारे जो मॉक टेस्ट हैं विद एक्सप्लेनेशन वो मिलते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का कराया जा रहा है, मिडिवल हिस्ट्री का कराया जा रहा है और इसके साथ में आपके हिंदी के जो लेक्चर्स हैं जैसे कि विलोम शब्द हो गए, अभी आगे मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी अपडेट कर दूंगी। ये सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो हम लोग आज देख लेते हैं पॉलिटी का टेस्ट पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा प्रोविज़न किस एक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि काउंसिल ऑफ कंट्रोल जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से रिलेटेड है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर में हुआ था। इंग्लिश मिशनरीज अलाउड टू वर्क इन इंडिया चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू हुआ था। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल ये चार्टर एक्ट 1833 के हुआ था। तो इस बेसिस पे हम देखें तो जो सही मैच बनेगा वो बनेगा 2, 1, 3, 4, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी। सेकेंड है, माइनॉरिटी कम्युनिटी सच एज Christian, Anglo-Indians and Parsis were all given adequate representation. Third है, its elections were held on the basis of universal adult franchise. And fourth है, its elections procedure was based on the 6th schedule of the 1935 Act. सफरेज वॉज लिमिटेड बाई टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है ना, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो मेंबर्स होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो इसमें जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया है ये गलत दिया है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड इसमें इनकरेक्ट ही पूछा था। नेक्स्ट है, अब बताना है ये जो प्रोविज़न है ये हमने किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, किस कंट्री से लिए हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इमरजेंसी पावर्स जो हैं ये हमने इमरजेंसी पावर्स जो प्रेसिडेंट की हैं ये हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। एंड यूनियन स्टेट रिलेशन जो है ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आप सारे सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन के अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे आपको ये देखने को मिलेंगे कि कौन किससे रिलेटेड है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 3, 4, 1, 2, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। The Constituent Assembly of India convened to draft the Constitution of India, appointed a subcommittee headed by गोपीनाथ बरदोलोई, ठीक है। तो इसमें ना जो ये कमेटी थी इसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला था 5th शेड्यूल फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइब्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑल द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। Then has 6th schedule for northeast frontier Assam and tribal and excluded area and demarcation of territories in northeast India। तो देखिए पहला इसलिए गलत हो जाएगा कि क्योंकि इन्होंने 5th शेड्यूल के बारे में बात की है, जबकि ये किस में 6th शेड्यूल में है, ठीक है, फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइब्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया। और जो लास्ट है डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो बस इसमें यही होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑल द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड 6th शेड्यूल फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइब्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाए तो उसका क्या फीचर नहीं है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहला है, इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। एंड इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये भी सही है। इट स्पेसिफाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की जाती है, ना कि सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी की बात की जाती है,
ठीक है, तो इसीलिए ये जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय पंडित नेहरू इवेंचुअली बिकेम द प्रेम्बल, ठीक है। इट्स नेचर इज़ नॉट जस्टिसिएबल, ये भी सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये गलत है बिकॉज आपको पता है कि प्रेम्बल का जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें आपके 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया कि ये अमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेंड हो चुका है और अमेंड किया भी जा सकता है। नेक्स्ट है इट कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये पंडित नेहरू के टाइम पे आया था और ये 13 दिसंबर 1946 को आया था। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, बाय पंडित नेहरू। नेक्स्ट है कि ये जो है ना अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 22 जनवरी 1947। ये भी बहुत डेट इंपॉर्टेंट है कि अडॉप्ट कब किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। इसके साथ में प्रेम्बल के अमेंडमेंट की बात मैंने आपको बता दी कि 42nd अमेंडमेंट जो 1976 का हुआ था उसके थ्रू न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। इसके साथ में प्रेम्बल जो है वो जो और अदर प्रोविजंस हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके हिसाब से थर्ड अगर ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा सही आंसर बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि अगर हम प्रेम्बल को भी देखें तो प्रेम्बल में क्या मेंशन है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये तो हमें प्रेम्बल से ही पता चलता है। लेकिन इंडिया का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंडिया का अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या इन दोनों का स्टेटमेंट का आपस में कोई लेना देना है, तो ये आंसर नो हो जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या ये पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो भी नहीं कर रहा है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज आर एम्बॉडीड इन द नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट है द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल स्टाइल्स, द मॉडर्न स्टाइल, द ट्रेडिशनल स्टाइल एंड द सेंटली स्टाइल। देखो, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें जो हैं जो पुराने टाइम पे होती थी, जैसे कि मॉडर्न पीरियड का जो इमेज है उसको हमने नेशनल एम्बलम में यूज़ किया है, जैसे कि अशोक पिलर जो है, ठीक है, उसको हमने नेशनल एम्बलम में यूज़ किया है। तो इससे हमें ये तो समझ में आता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो अभी भी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। कुछ मॉडर्न स्टाइल भी है, ट्रेडिशनल स्टाइल भी है, सेंटली स्टाइल भी है, तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तो ये दोनों सही हैं एंड ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, कंटिन्यूटी एंड चेंज मेंटेन की हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। तो ये डेट बिल्कुल सही है कि हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये पहले पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट है द व्हील इन द मिडल ऑफ द नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टोटल जो स्पोक्स होते हैं वो होते हैं 24 स्पोक्स। आप कभी नेशनल फ्लैग को ध्यान से देखेंगे तो उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। फिर द बिड्थ लेंथ रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग इज़ 3:4। तो जो बिड्थ लेंथ रेशियो जो होता है, ठीक है, जो फ्लैग है उसका बिड्थ और लेंथ रेशियो जो होता है वो 3:4 होता है, नहीं, उसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:2। तो ये हमें एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि 3:2 इसका सही आंसर है।
इसलिए यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट ओनली, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि टोटल 24 स्पोक्स होते हैं एंड जो रेशियो है वो 3:2 है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल लूज हिज सिटीजनशिप इफ़ ही रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप, वॉलंटरीली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, मैरीज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। आप ये बताइए कि अगर कोई इंसान दूसरे कंट्री के पर्सन से मैरी कर ले तो क्या उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी? तो थर्ड वाला तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला जो है रिनाउंसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजनशिप, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में दूसरा है, यहाँ पे होना चाहिए रिनंसिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ही होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ पे सिटीजनशिप की ही बात की जा रही है तो सिटीजनशिप ही होगा, रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप। और दूसरा होगा वॉलंटरीली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। फिर उसके बाद में एक और होता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। इन 3 बेसिस पे जो है उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ यानी कि क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ठीक है, यानी कि सी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बाय एनआरआईज टू बी एलिजिबल वोटर्स इन इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। तो एनआरआईज के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, दे मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर नेटिव प्लेस टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। सेकेंड है, एनआरआईज आर एलिजिबल टू वोट वेदर दे हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज और नॉट। थर्ड है, एलिजिबल एनआरआईज हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द इलेक्टोरल ऑफिस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस बाय फिलिंग फॉर्म 6A, ठीक है। तो देखो एनआरआईज जो है ना वो अपना वोट जो है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें 3 ही स्टेटमेंट हैं, ठीक है। इन तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पे ही बताना है कि पहला है, दे मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर नेटिव प्लेस टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पोस्टल मेल के थ्रू अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, एनआरआईज आर एलिजिबल टू वोट वेदर दे हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज और नॉट, ठीक है। तो ये भी कोई बात नहीं है कि अगर उन्होंने सिटीजनशिप अदर कंट्री की उन्होंने एक्वायर कर ली है तो फिर वो यहाँ का जो है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, दे मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर नेटिव प्लेस टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एलिजिबल एनआरआईज हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस बाय फिलिंग फॉर्म 6A। तो अगर वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अगर अपना लेंगे तो वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, और फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ओनली होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट इज, द प्रेम्बल इज कॉल्ड द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि प्रेम्बल को कई सारी चीज़ों से डिनोट किया गया है। एक तो समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है प्रेम्बल को, साथ में आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ठीक है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ठीक है। इतने सारे जो वर्ड्स हैं वो प्रेम्बल के लिए यूज़ किए गए हैं। अब ये जो की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रेम्बल के लिए बोला गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये ठाकुर दास भार्गव ने की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था प्रेम्बल को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल द सोर्स ऑफ ऑल पावर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड दे होल्ड सुप्रीम सॉवरेनिटी, ठीक है। तो प्रेम्बल के अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी भी पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड हैं, एंड जो पीपल ऑफ इंडिया हैं दे होल्ड द सुप्रीम सॉवरेनिटी, ये भी बिल्कुल सही है। इन द बेरूबारी यूनियनिज्म केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द preamble as a part of the constitution, therefore parliament cannot amend it। देखो पार्लियामेंट इसको बिल्कुल अमेंड कर सकता है, लेकिन ये बेरूबारी जो यूनियन केस था उसमें ऐसा बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिफ्यूज़ कर दिया था कि प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है।
तो ये तो बात सही है कि प्रेम्बल को पार्ट नहीं माना था, लेकिन ये जो है ये अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये सही नहीं होगा, एंड फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि वेरूबारी यूनियनिज्म केस में ऐसी बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन जो इसमें ये बात लिखी गई है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड इट, तो ये गलत है। और दूसरी चीज़ कि जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, उसमें क्या बोला गया था कि प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, देयरफॉर प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वॉज अमेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस डोराई राजन 1951, ठीक है। तो इसका मैं बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो इसका सीधा सीधे बता देती हूँ, ये राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस डोराई राजन 1951। फिर नेक्स्ट है, द बेसिक फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर ए यूनिफाइड पावर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये फंडामेंटल राइट है, और ये कौन सा आर्टिकल है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाँ ये वाला मैं बता रही थी कि ये जो है ना, ये सेपरेट पावर को बेसिकली प्रोवाइड करता है, ना कि यूनिफाइड पावर को प्रोवाइड करता है। तो इसका जो फोर्थ है ये गलत हो जाएगा, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारे लिस्ट होते हैं ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेपरेशन है पावर्स का। फिर नेक्स्ट है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल अफेक्ट, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल अफेक्ट, इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल अफेक्ट एज एनी अदर पार्ट ऑफ इट, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल अफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स अदर पार्ट्स। तो ये डी वाला बिल्कुल सही है। इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल अफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स अदर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर द 76th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय द स्टेट वॉज मेड ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है, अंडर सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इन रूरल एरियाज, एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है इसमें 76th अमेंडमेंट नहीं, 86th अमेंडमेंट जो 2002 का है, वो आपको पता है कि किससे रिलेटेड है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट, अंडर सर्व शिक्षा अभियान कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इन रूरल एरिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही रहेंगे, तो सेकेंड एंड थर्ड ओनली, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या होगा, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से रिलेटेड है, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड ओनली, यानी कि सी। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल पीपल डिफरेंटली, the law will be the same among the same people and will be administered in the same manner। ठीक है, तो अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है तो स्टेट अनइक्वल को डिफरेंटली ट्रीट कर सकती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, द लॉ विल बी द सेम अमंग द सेम पीपल एंड विल बी एडमिनिस्टर्ड इन द सेम मैनर, तो दोनों सही है एंड ये इसको एक्सप्लेन करता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इज सब्जेक्ट टू, ठीक है, तो ये किस इसके बारे में देख लेते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। एनी लॉ दैट प्रोवाइड्स फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ये भी सही है। ओपनिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज़, ये भी सही है। बट डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये वाला सही नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। फिर आगे देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, ये भी सही है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये भी सही है। देन आर्टिकल 29 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। आर्टिकल्स आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। तो ये जो आर्टिकल है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 है, ठीक है। फिर आर्टिकल 29 जो है वो क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। वो क्या है? आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और ये जो यहाँ पे दिया है ये आर्टिकल 30 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, ठीक है। तो अब हमें ना राइट्स पता होने चाहिए कि सिटीजन्स के कौन से राइट्स होते हैं, नॉन सिटीजन्स के कौन से राइट होते हैं, ठीक है। तो पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, नॉन सिटीजन की बात हो रही है यानी कि फॉरेनर्स की बात हो रही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे नॉन सिटीजन के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी। जो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये सिटीजन्स के लिए है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये भी सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सिटीजन्स के लिए कौन से राइट्स हैं, नॉन सिटीजन्स के लिए कौन से राइट्स हैं। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वॉज एडेड टू द DPSP बाय द 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर इसके बाद है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, एंड फिर है सिक्योरिंग लिविंग वेजेस एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन ऑफ वर्कर्स। तो इसमें बताना है कौन सा 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया है। तो ये जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर वाला, यानी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, एंड आपको ये बताना है कि ये कौन सा आर्टिकल है जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया है। अब हमें सारे पता होने चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो ऐड किए गए हैं, वो सारे आप कमेंट में लिख के बताइए, वो ही बता पाएगा जिसको एक्चुअल में पता होगा। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी। देन पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, तो ये आपका है जो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, तो ये है आपका केशवानंद भारती केस। देन डॉक्ट्रिन ऑफ क्या बता रही हूँ मैं, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये है मिनरेवा मिल्स केस, ठीक है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये है केशवानंद भारती केस। एंड प्रोहिबिशन ऑफ इमोरल ट्रेड, ये आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कई बार जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द DPSP एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है DPSP में नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, फिर है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो सारे हैं, बट ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ ये DPSP नहीं है, ठीक है। अब ये सारे आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल 39A है, ठीक है। याद कर लेना सारे। देन प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये वाला जो है ये आर्टिकल 49 है। देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये आर्टिकल 50, एंड ये वाले जैसे कि ये लास्ट वाला जो है ये तो UPSC में भी कई बार पूछा है और UPPCS में भी कई बार पूछा है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 40, तो ये बताना है किससे रिलेटेड है। देखो आर्टिकल 40 जो है ना ये आपका रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत से। देन आर्टिकल 41 जो है ये रिलेटेड है राइट टू वर्क से। देन आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से, एंड आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट है
with reference to the provisions contained in the part 4th of the Constitution of India, which of the following statement is are correct. ठीक है, पार्ट फोर्थ यानी कि यहाँ पे DPSP के बारे में बात हो रही है. तो दे विल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स. ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि DPSP जो होते हैं वो नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं, लेकिन जो DPSP हैं वो नॉन इन्फोर्सेबल हैं. दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये सही है. द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट शैल इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट. तो ये सही बात है कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि स्टेट को इम्प्लीमेंट करने चाहिए एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं DPSP बेसिकली. ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड ये बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट करेक्ट. दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय मैंडेमस. दे कैन ओनली बी एक्सटेंडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर. They can be used to interpret ambiguous statutes, and the exercise of a specific duty falls within the scope of constitutional law which the court determines. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया जा रहा है. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय मैंडेमस. ठीक है, मैंडेमस जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स नहीं कर सकती है. क्यों? क्योंकि मैंडेमस बेसिकली एक रिट है. ठीक है, विच इज़ इशूड बाई ए कोर्ट व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. ठीक है, तो कब रिट्स इशू की जाती हैं? जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं. तो इससे फंडामेंटल ड्यूटी का क्या लेना देना. ठीक है, फिर नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. द प्रेम्बल मैंशंस इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है. द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन वॉज नॉट देयर इन द प्रेम्बल फ्रॉम द बिगनिंग. तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी ये सारे वर्ड्स जो हैं प्रेम्बल में बाद में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे, ये हमें पता है. तो ये वाला जो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे. ठीक है, तो C इसका हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश मोनार्च. The office of the President of India is similar to that of President of the यूनाइटेड स्टेट. तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश मोनार्च, बिल्कुल सही है क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट इंडिया के होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं. ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं. और जो ब्रिटिश मोनार्च जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं. ठीक है, इलेक्टेड तो होते हैं प्रेसिडेंट जो इंडिया के होते हैं बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ें हमें पता है. ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट है द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट. तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन अगर हम US के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो एक्चुअल हेड होते हैं. ठीक है, इलेक्टेड होते हैं एंड एक्चुअल हेड होते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट है तो पहला वाला सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश मोनार्च, ये सही है. एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ US, तो ये गलत हो जाएगा. तो A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स. फिर नेक्स्ट है, अब इसमें मैच करना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये क्या करते हैं, फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे बेसिकली मेंटेन द डिग्निटी of the constitution and the law. Next है members of parliament, they faithfully discharge of duty. ये member of parliament से related है. ठीक है, MP क्या करते हैं, faithfully discharge of duty. and union minister क्या करते हैं, confidentiality of information. इसीलिए आपने देखा होगा जब भी बजट पेश होने वाला होता है, यूनियन मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि जैसे बजट पेश होने वाला है तो उससे पहले वो क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें स्पीच में बोली जाएंगी, क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ये कुछ पता नहीं होता है. ठीक है, गवर्नमेंट क्या डिसीज़न ले रही है, कुछ होने वाला है तो वो पहले से नहीं पता होता है. जब वो ऑफिशियली अनाउंस होता है तभी पता चलता है. तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन की जाती है. ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा A का हो जाएगा 3, B का हो जाएगा 4, C का हो जाएगा
2 एंड डी का हो जाएगा 1, यानी कि 3 4 2 1। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल सही है। देयर इज एन इलेक्टरल कॉलेज consisting of the elected members of both the houses of parliament and legislative assemblies of the state। देखो आर्टिकल 54 क्या कहता है, जो इलेक्टरल कॉलेज होता है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे होते हैं इसमें। तो इसमें जो है ना ये बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। देयर इज एन इलेक्टरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, दोनों सही है एंड ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। आगे देख लेते हैं। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी इलेक्टेड president but he must resign his membership before contesting the election। दूसरा है he must give his membership with 6 months of his election, must resign his membership immediately after being elected। an MP can contest election but a member of the legislative assembly can not। ठीक है, तो एमपी या फिर एमएलए की बात की जा रही है, अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको तुरंत, हाँ इसका सही होगा मस्ट रिज़ाइन हिज मेंबरशिप इमीडिएटली आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। जैसे ही इलेक्टेड होंगे वैसे ही तुरंत के तुरंत उनको जो है अपनी सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। मस्ट रिज़ाइन हिज मेंबरशिप इमीडिएटली आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। नेक्स्ट है इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर स्टेट, देन the legislative assembly of that state is automatically dissolved। the powers of the legislature of that state are exercisable by or under the authority of the parliament। article 19 is suspended in respect of that state। the president can make laws relating to that state। if president of India exercises his power as provided under article 356 of the constitution in relation to a particular state। okay, तो जो powers होती हैं ना legislature of that state are exercisable by or under the authority of parliament। for example जो आपका president rule लगाया जाता है, आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल है। तो उस केस में क्या होता है, जो भी पावर्स होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर की वो किसके अंडर में आ जाती हैं, वो पार्लियामेंट के अंडर में आ जाती हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है इन इंडिया द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। what does this mean? The president cannot be regulated by law in exercising this power। the exercise of this power can be regulated by law। in the time of war the president consults only the chief of the defense forces in the exercise of this power। in the time of war the president can suspend the fundamental rights of citizens in the exercise of this power। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा कि जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांड होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, ये जो पावर है उनके पास होती है, तो ही कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय लॉ इन एक्सरसाइजिंग दिस पावर। ठीक है, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन को, दूसरा है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग को, तीसरा है चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो देखो इसमें हमें ना सीधे सीधे एलिमिनेट करना है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, क्योंकि हमें पता है कि इनको कौन करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन को कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ये भी प्रेसिडेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। इट इज़ कंसर्न्ड with the principles and ideas that shape constitutions। it explains the meaning of liberty, equality and justice, examines the relevance of the principles of rules of law, separation of powers and judicial review। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 and 3। तो इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं ना वो 75 हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगी।
ठीक है। तो आप लोग ये वाला वीडियो भी देख लीजिएगा एंड पार्ट सेकंड जो है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में, एंड इसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको भी आपको पूरा देखना है। एंड प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहें एंड हमको भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए, थैंक यू।